हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आपका प्रीमिक्स के एक और एडिशन में। आज हमारा T-127 एपिसोड है। प्रीलिम्स को 127 दिन बाकी हैं। तो चलिए आज के प्रीमिक्स में देखते हैं कि हम क्या 5 करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा कृष्णा सोपती के ऊपर, दूसरा नेशनल फ्लैग के ऊपर, तीसरा रोशनी ऐप के ऊपर, चौथा ताइवान स्ट्रेट के ऊपर एंड फिफ्थ क्वेश्चन होगा सीजियम 137 के ऊपर। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो कृष्णा सोपती कौन थी? एक हिंदी राइटर एंड नॉवेलिस्ट, एक पॉपुलर परकशनिस्ट, अ पेंटर या अ गांधीयन वुमेन फ्रीडम फाइटर? तो आप पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। इसका आंसर है ए, अ हिंदी राइटर एंड नॉवेलिस्ट। ये हमने क्यों पूछा? क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़ में था, क्योंकि कृष्णा सोपती जी की डेथ हो गई रिसेंटली, इस वजह से आपसे पूछा। अगेन यूपीएससी ऐसा वन ऑट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए ये कौन थे, ये न्यूज़ में थे। वो किसी मूवी के ऊपर भी हो सकता है, किसी स्पोर्ट के ऊपर भी हो सकता है। एंड कृष्णा सोपती जी तो एक काफ़ी अक्लेम्ड हिंदी राइटर और नॉवेलिस्ट हैं। इन्होंने अपना जो लेखक का जो करियर है वो पोइट्री से शुरू किया और उसके बाद फिक्शन की तरफ बढ़ी, और इन्होंने उस अपने रास्ते में, अपने जर्नी में, अपने करियर में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। 1980 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया और 2017 में ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। साहित्य अवार्ड ने मिला था इनकी नॉवल जिंदगी नामा के लिए, और उनकी जो बाकी जो फेमस नॉवेल्स हैं वो हैं दरा से बिचूरी, मित्रों मरजानी एंड सूरजमुखी अंधेरे की। इनकी जो आखिरी लिखी हुई किताब है, जो इंग्लिश में उन्होंने लिखी थी वो ट्रांसलेट की, जो हिंदी में उन्होंने लिखी थी वो ट्रांसलेट की जा रही है, वो गुजरात के ऊपर है। एक गुजरात इधर, एक गुजरात उधर। तो आने वाले समय में इनकी वो भी बुक लॉन्च होगी। तो इसलिए न्यूज़ में ये चीज़ बनी हुई थी। हमने सोचा आपसे पूछ के आपको ये रिवाइज करा दिया जाए कि ऐसा भी एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट बन सकता है। दूसरा सवाल देखते हैं। द राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग इज अ लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर नॉट अ राइट एट ऑल, नन ऑफ द अबव? तो आप पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। इसका आंसर अब हम डिस्कस करेंगे। द राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग इज अ फंडामेंटल राइट। तो बहुत स्टूडेंट्स इस चीज में गलती करते हैं। इट इज अ फंडामेंटल राइट। कैसे? 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा द राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग फ्रीली विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी is a fundamental right within Article 19(1)(a) of the Constitution of India to express one's allegiance and feelings of sentiment and pride for the nation. तो फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने। फ्लैग कोड के ऊपर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। 1968 में क्रिएट किया गया था, फिर 2002 में अमेंड हुआ, फिर 2008 में अमेंड हुआ। अमेंडमेंट का एक रीज़न ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसके ऊपर कोर्ट ने कुछ अपने आदेश दिए। उनको अकोमोडेट करने के लिए भी फ्लैग कोड अमेंड किया गया। 2002 में इसको मर्ज कर दिया गया था विद प्रोविजंस ऑफ द एम्बलम्स एंड नेम्स, इम्प्रॉपर यूज एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर 2005 एक्ट। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है वो क्या कहता है? पार्ट 1 जो है फ्लैग कोड का, वो डिस्क्राइब करता है डायमेंशंस ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लैग, और कि किस डायमेंशन का होना चाहिए, किस मटेरियल का होना चाहिए। सिर्फ सिल्क और खादी ही 2 अप्रूव्ड मटेरियल्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं नेशनल फ्लैग बनाने के लिए। पार्ट 2 जो है फ्लैग कोड का, वो बताता है कि करेक्ट डिस्प्ले कोड क्या है, राइट? स्टोरेज के लिए और डिस्पोजल के लिए क्या गाइडलाइंस हैं सिविलियंस के लिए, राइट? पार्ट 3 जो है फ्लैग कोड का, वो डील करता है डिस्प्ले कोड, स्टोरेज और डिस्पोजल इन डिफेंस कॉन्टेक्स्ट, राइट?
एक्सेप्ट डिफेंस इंस्टॉलेशंस के केस में जिनका अपना खुद का एक कोड होता है फ्लैग डिस्प्ले का, राइट। तो ये है फ्लैग कोड। ये था दूसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, रोशनी ऐप इज, 4 ऑप्शंस हैं, एन ऐप फॉर मॉनिटरिंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, एन ऐप टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, तीसरा एन ऐप टू असिस्ट विजुअली इंपेयर्ड पीपल टू डिटरमिन डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स, या नन ऑफ द अबव। अब पॉज करके दोबारा ये स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं, इसका आंसर डिस्कस करेंगे अब हम। आंसर है सी, रोशनी एक ऐप है जो आईआईटी रोपड़ के फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स ने बनाई है, आईआईटी रोपड़ ने बनाई है, जो कि इट ट्राइज टू हेल्प विजुअली इंपेयर्ड पीपल, ताकि वो करेंसी नोट की डिनोमिनेशन आइडेंटिफाई कर सकें। आप अगर फ़ोन में ऐप खोल के करेंसी नोट अगर ऐप के सामने लेके आते हैं, कैमरा के सामने लेके आते हैं, तो वो उस नोट को आइडेंटिफाई करके स्पीकर के थ्रू, वॉइस के थ्रू बताएगा कि ये कौन सी डिनोमिनेशन का नोट है कैमरा के सामने, राइट। ये पहली एंड्रॉयड ऐप है जो डीमोनेटाइजेशन के बाद जो नए नोट्स आए हैं उनको आइडेंटिफाई करती है, राइट। जो बाकी स्टेटमेंट्स आपने देखी ऑप्शंस में, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डाली गई थी। द ऐप जो इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी और एक्सेलरेट करती है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज, उसका नाम है, उस पोर्टल का नाम है सौभाग्या। ये यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन मॉनिटर करने के लिए वेब पोर्टल है। देन आपसे हमने पूछा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम मॉनिटर करने के लिए ऐप नहीं, वो गर्व ऐप है जिसका अभी 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ है, गर्व 2, जिसपे रियल टाइम डेटा मॉनिटर करती है सरकार 6 लाख गांवों का, ताकि पता चल सके कि देश में कितनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एक्चुअली में हुई है। सरकारी आंकड़ों में तो हुई है, लेकिन एक्चुअली में कितनी हुई है। तो इस ऐप में एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है कि जो लोग भी हैं वो भी फोटो खींच के शेयर कर सकते हैं कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस गांव में बिजली आ चुकी है, लेकिन एक्चुअली में नहीं आई है। तो गर्व 2 रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के लिए बनाई गई ऐप है, राइट। इसने विलेज वाइज, हैबिटेशन वाइज बेसलाइन डेटा कलेक्ट किया हुआ है हर स्टेट का। ये लोगों की पार्टिसिपेशन भी अलाउ करती है, जैसे हमने बात करा, ताकि लोग भी अपना फीडबैक दे सकें। इट हैज़ अ सिटीजन एंगेजमेंट विंडो ऑल्सो, संवाद टू एनहांस पार्टिसिपेशन, राइट। तो ये थी वो 2 पोर्टल्स, 2 एप्स जो ऑप्शंस में हमने दी थी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन आज के प्रीमिक्स का। द ताइवान स्ट्रेट सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ ताइवान फ्रॉम मेनलैंड चाइना. It is part of the South China Sea and connects to the East China Sea. To the east, Bashi Channel separates Taiwan from the Philippines. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है या इनकरेक्ट है. आप पॉज करके दोबारा स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, आंसर सोच सकते हैं. इसका आंसर अब हम डिस्कस करेंगे. आंसर है 1 and 3. तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. चलिए डिटेल में देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या इनकरेक्ट है उसमें. ये है ताइवान स्ट्रेट. ये चाइना, मेनलैंड चाइना और ताइवान को सेपरेट करती है. एक 180 किलोमीटर लंबी एक स्ट्रेट है. इसको फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहते हैं. राइट. देन इट कनेक्ट साउथ चाइना सी टू द ईस्ट चाइना सी टू द नॉर्थ. ये रही साउथ चाइना सी, ये रही ईस्ट चाइना सी. इट इज पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी एंड कनेक्ट्स द ईस्ट चाइना सी टू द नॉर्थ. साउथ चाइना सी के नॉर्थ में जुड़ती है, ना कि ईस्ट में. राइट, नॉर्थ में. ये गलती थी सेकंड स्टेटमेंट में. देन ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि यूएस ने 2 वॉरशिप्स भेजी ताइवान स्ट्रेट के थ्रू. राइट, और इस साल का ये पहला ऑपरेशन था. अब देखा गया है कि बिकॉज यूएस की चाइना के साथ थोड़ी सी ट्रेड निगोशिएशंस चल रही हैं, थोड़ी टेंशन चल रही है, तो उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिट्स है थ्रू ताइवान स्ट्रेट
वो बढ़ा दी है, राइट। इस वजह से ये न्यूज़ में था, इस वजह से हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। चाइना ऑन इट्स ओन एंड, चाइना ने अपनी तरफ से ताइवान के ऊपर प्रेशर बनाया है, क्योंकि जब से उसकी प्रो इंडिपेंडेंस रूलिंग पार्टी 2016 में गई है, उसके बाद से चाइना ने अपना जो प्रेशर है वो स्टेप अप कर दिया है। रेगुलरली उन्होंने मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे हैं, शिप्स भेजी हैं टू सर्कल द आइलैंड ऑन ड्रिल्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। ये रहा आइलैंड, इसको सर्कल करते हुए, राइट। थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट 3 को लेके, बाशी चैनल जो ताइवान और फिलीपींस को सेपरेट करता है, जो कि स्टेटमेंट 3 थी। बाशी चैनल ताइवान और फिलीपींस के बीच में एक वाटरवे है। ये एक इंपॉर्टेंट पैसेज है फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस, और ताइवान और फिलीपींस का डिस्प्यूट है इस चीज को लेके। चैनल काफी सिग्निफिकेंट है कम्युनिकेशन नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। बहुत सारी अंडर सी केबल्स जो डेटा और टेलीफोन ट्रैफिक को जोड़ती हैं एशियन कंट्रीज में, वो बाशी चैनल के थ्रू पास होती हैं। और अगर ये फेल हो जाए, अगर ये जो अंडर सी केबल्स हैं इनमें प्रॉब्लम आ जाए, या कम्युनिकेशन नेटवर्क फेल कर जाए बिकॉज ऑफ मिलिट्री टेंशंस बिटवीन ताइवान एंड फिलीपींस, तो इट कुड बी अ पोटेंशियल पॉइंट ऑफ फेलियर फॉर द इंटरनेट, राइट। तो ये ज्योग्राफी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस पे क्वेश्चन बनाया हमने। तो ये था 4th क्वेश्चन। देखते हैं आज के प्रीमिक्स का 5th क्वेश्चन। Cesium-137 is a radioactive isotope of cesium whose most stable form is Cesium-133. दूसरी स्टेटमेंट, Cesium-137 exists in liquid form at room temperature. तीसरी, it is part of the spent fuel of fission reactions in nuclear reactors. 4th statement, exposure to even very small amounts of Cesium-137 is harmful. तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। All statements true except 1, all statements except 2, all except 3, all except 4. आप पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट्स को। डिस्कस करेंगे आपसे इसका आंसर है all except 4। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। Cesium-137 एक हेवियर रेडियो एक्टिव आइसोटोप है सीजियम का, जिसका सबसे स्टेबल फॉर्म है Cesium-133। देन सिल्वरी वाइट कलर का है, सॉफ्ट है, मैलिएबल है, एंड वन ऑफ द वेरी फ्यू मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा मर्क्यूरी भी हमने सबने बचपन में स्कूल में पढ़ा है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। It is most commonly produced as a byproduct of fission reactions of uranium and plutonium in nuclear plants. तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट थी। It is part of the spent fuel. सबसे ज्यादा बड़ी कंटामिनेशन जो Cesium-137 की हुई वो चेरनोबिल एक्सीडेंट 1986 जो रशिया में हुआ उसकी वजह से हुई, जब 27 किलोग्राम ऑफ मेटल एंटर्ड द एटमॉस्फियर। हाफ लाइफ Cesium-137 की है 30 साल। इट डिकेज थ्रू द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। और जो भी डेंजर होता है Cesium-137 से, इट एमनेट्स फ्रॉम दीज एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज, राइट। बहुत स्मॉल अमाउंट हो Cesium-137 की तो उससे हमें जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इतना एक्सपोजर तो हम लोग को Cesium-137 से होता है थ्रू इट्स प्रेजेंस इन एटमॉस्फियर एंड सॉइल। थोड़ी थोड़ी तादाद में एटमॉस्फियर में भी और सॉइल में भी मौजूद है Cesium-137, तो उतना एक्सपोजर थोड़े वेरी स्मॉल अमाउंट का तो हमें वहाँ से भी हो जाता है, इसलिए वेरी स्मॉल अमाउंट से एक्सपोजर हार्मफुल नहीं है। बट जैसे चेरनोबिल में हुआ 27 किलोग्राम एटमॉस्फेयर में चला गया, दैट इज वेरी हार्मफुल, राइट। और इतने बड़े एक्सीडेंट से क्या होता है, ये वाटर बॉडीज कंटामिनेट कर देती हैं, जिसकी वजह से फूड और पानी के जरिए Cesium-137 हमारे बॉडी में कलेक्ट होता रहता है
जिसको बायो एक्यूमुलेशन भी कहते हैं, राइट। बायो एक्यूमुलेट होता रहता है और कैंसर कॉज करता है ह्यूमन बॉडीज में, राइट। यूज होता है ये इन वैरायटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन दी कंस्ट्रक्शन एंड अदर इंडस्ट्रीज। और इसी चीज की वजह से ये न्यूज में था। कुछ दिनों पहले एक बॉक्स जो सीजियम 137 कैरी कर रहा था वो लापता हो गया था, तो थोड़ा रेडिएशन रिस्क के बारे में बात कर रहे थे हम न्यूज़ में कि शायद रेडिएशन रिस्क हो सकता है, लेकिन रेडिएशन रिस्क नहीं था। और इनफैक्ट वो बॉक्स कुछ दिनों बाद पाया गया है आंध्र प्रदेश में, राइट। तो ये ONGC की प्रॉपर्टी थी। ONGC इसको यूज कर रहा था अपनी एक्सप्लोरेशन साइट पे नियर मछलीपट्टनम, जहां से ये ट्रांसपोर्ट होते हुए लापता हो गया था और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये वापस पाया गया। इस वजह से ये न्यूज़ में था और इस वजह से हमने आपके लिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया, राइट। ONGC इसको यूज़ करता है अपनी ड्रिलिंग इंडस्ट्री में इन वेल लॉगिंग डिवाइसेस फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स को कैरेक्टराइज करने के लिए ONGC सीजियम 137 यूज़ करता है। ठीक है जी, ये था आज का 5वां क्वेश्चन प्रीमिक्स का। तो आज के प्रीमिक्स में इतना ही, मिलेंगे अगले प्रीमिक्स के एडिशन में, तब तक के लिए थैंक यू।